रखे आपके लिए एक नो बॉल के 10 करोड़ राजीव भाई, 10 करोड़। आईपीएल वो गुनाह जो स्टेडियम से लेकर सट्टेबाजी की दुनिया तक फैला हुआ है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया है। It was supposed to be 1 over 14 plus runs. Illegal betting and gambling are at over $100 billion every year and are growing at an annual rate of 30%. जब जब आप आईपीएल का मैच देखते हैं आपको लगता है कि आप क्रिकेट देख रहे हैं, और क्यों ना लगे। स्टेडियम में जगमगाती लाइटें हैं, खिलाड़ियों के चौके छक्कों की बरसात है, धमाकेदार म्यूजिक है, चीयर लीडर्स का डांस है, इधर शाहरुख खान खड़े हैं, इधर अंबानी फैमिली खड़ी है, उधर प्रीति जिंटा खड़ी है। ऐसा लगता है वाह क्या क्रिकेट है, और आप इस छलावे में, इस भुलावे में उलझ कर रह जाते हैं। जबकि ये सिर्फ सामने का आवरण है, ये पैकिंग है, अरे ये मूंगफली है। असली खेल आईपीएल के पीछे चल रहा है, एक बहुत बड़ा शैडो नेटवर्क जिसमें हर चीज में बैटिंग लग रही है कि पहली बॉल पर क्या मारे, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी नो बॉल होगी, कौन सी वाइड बॉल होगी, और यहां तक कि कौन खिलाड़ी कब फ्लाइंग किस उछालेगा। और इस बहुत बड़े आवरण में आप उलझ कर रह जाते हैं। आज के उज्ज्वल पाटनी शो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आईपीएल का क्रिकेट नहीं बताऊंगा, आज मैं आईपीएल का वो काला सच बताऊंगा जो कभी कोई नहीं बताता। क्योंकि भाई ये ऐसा फल है जो कटता है तो सब में बंटता है, और जिसको जिसको मिलता है वो अपना मुंह सिल कर रखता है। ना बीसीसीआई बताएगा, ना मीडिया बताएगा, ना कोई दूसरा टीवी चैनल बताएगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि टीमों के ऑक्शन के पीछे का सच क्या है, खिलाड़ियों की ड्रामेबाजी के पीछे का सच क्या है, पैसा कौन कमाता है, और माय डियर एंड में मैं आपको बताऊंगा कितने का सट्टा लगता है। क्योंकि लीग की टोटल वैल्यू 48,000 करोड़ है, लेकिन सट्टे की वैल्यू आईपीएल का काला सच आपको बताऊं उसके पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 2007 में जी टीवी ने आईसीएल शुरू किया, इंडियन क्रिकेट लीग। अब बीसीसीआई जो है ना वो बहुत डोमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो देख ही नहीं सकता कि मेरे बियॉन्ड देश में एक भी और लीग पनपे, और इतने सख्त नियम बना देता है कि यदि आपने जरा भी विरोध किया तो आप सीधे सीधे क्रिकेट की दुनिया से बाहर हो गए। इसीलिए बीसीसीआई हिंदुस्तान की सबसे अमीर प्राइवेट बॉडी है जिसमें सरकार का भी कोई दखल नहीं है। तो जब आईसीएल शुरू हुआ, बीसीसीआई को लगा भाई ये तो खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये एक पैरेलल लीग बन जाएगी। तत्काल सारे खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया, और देखते ही देखते आईसीएल समाप्त हो गई। उधर एक और बीसीसीआई ने आईसीएल को खत्म किया, लेकिन ये क्या, दूसरी तरफ इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया। लोगों को अचानक ही 20 ओवर के मैच पसंद आने लगे। बीसीसीआई को लगा यदि इस नाव में नहीं चढ़े तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बीसीसीआई ने 2007 के एंड में तत्काल निर्णय लिया कि हम भी ऐसी एक लीग शुरू करेंगे, और इसके लिए अनुमति दी गई ललित मोदी को। मुझे ललित मोदी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा विजन लेके एक बहुत बड़े साम्राज्य को ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली खड़ा करता है, और आज उसका नामो निशान नहीं है। अपने ही महल से निकाल कर वो बाहर फेंक दिया। इस कहानी पे जरूर आप गौर फरमाना। ललित मोदी दुनिया भर में घूम के आए, एनएफएल देखी और बहुत सारी लीग देखी। उनको लगा इंडिया में ये लीग शुरू होनी चाहिए। बीसीसीआई के पास पहुंचे अपना प्रपोजल लेके। भाई बड़े उद्योगपति थे, उनके पास सब जगह घुसने के रास्ते थे, लेकिन बीसीसीआई जो थी ना बहुत डोमिनेटिंग बॉडी थी। उन्होंने बोला ये सब कोई ड्रामा नहीं चाहिए, सिर्फ एक क्रिकेट चलेगा, बीसीसीआई के अंडर चलेगा, और हमको कोई पैरेलल लीग नहीं चाहिए। लेकिन वो भी कहां हार मानने वाले थे, कबाड़ी बुद्धि आदमी थे। उन्होंने आरसीए को ज्वाइन कर लिया, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। लेकिन आरसीए के एंट्री पॉइंट को लेकर वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब जरा इस जर्नी को देखिए। उनका प्रपोजल 1994 में रिजेक्ट हुआ था, बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, वो डटा रहा, पैरेलल रास्ता निकाला, और 2005 अब सामने खड़ा था, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। और 2007 में जब T20 का बवाल मचा तो ललित मोदी को कमिश्नर बना दिया गया, और ललित मोदी ने शुरुआत की तांडव की। एक ऐसा तांडव
जिसको किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। ये खेल इतना अट्रैक्टिव, इतना वैल्यूएबल, इतना लुक्रेटिव, दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में शुमार हो सकता है। जैसे ही ललित मोदी आईपीएल चेयरमैन बने, उन्होंने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया, बिल्कुल व्यावसायिक बुद्धि से। अब देखिए 8,200 करोड़ में सोनी को राइट्स मिले, ऐसा पहले भारतीय इतिहास में सुना नहीं गया था। लगभग 3,000 करोड़ में फ्रेंचाइज के ऑक्शन हुए, और उस वक्त जो लोग महंगी महंगी बोल रहे थे, आज वो अपना माथा धुन रहे हैं, क्योंकि अब भी हाल में आरसीबी 15,000 करोड़ से ज्यादा के वैल्यूएशन पर बिकी। और किसने खरीदा? आदित्य बिड़ला ग्रुप ने। उन्होंने क्यों खरीदा ये भी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट में बिड़ला जी ने कहा, Did you never consider buying an IPL team? I couldn't understand the model of the IPL for the longest. When you have a lot of interesting opportunities before you, you got to make choices. Doesn't work like that. तो भाई ऐसा क्या हुआ कि बिड़ला जी का हृदय परिवर्तन हो गया? इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। एक बार ललित मोदी की बात को पूरा कर। तो ललित मोदी ने एक बहुत बड़े बिजनेस की तरह इसका सारा का सारा बिजनेस मॉडल तैयार किया। प्लेयर्स के ऑक्शंस हुए, एंटरटेनमेंट के राइट्स अलग बिके, और देखते ही देखते आईपीएल ने हिला दिया। तो भाई इसके बाद ललित मोदी कहाँ गए? शायद ललित मोदी ने जल्दबाजी कर दी। मैं इसका सच नहीं जानता, लेकिन जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो ये बात सामने आई कि ललित मोदी ने बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले काम करने शुरू किए, किकबैक्स लेने शुरू किए, अपने लोगों को प्लेटफॉर्म पर बिठाना शुरू किया, कोची फ्रेंचाइजी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, और आखिर देखते ही देखते बीसीसीआई ने उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। जब उनके ऊपर केस चला तो वो भगोड़ा बन के इंडिया छोड़ के लंदन चले गए, और कभी कभी अब उनके वीडियो आते रहते हैं जिसमें वो डायलॉग मारते हैं, लेकिन सार ये एक व्यक्ति अपने ही महल से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएशन की स्टोरी भी है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की स्टोरी है। लेकिन सम्राट के हटने से साम्राज्य ध्वस्त नहीं हुआ, उल्टा साम्राज्य और दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करने लगा। इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज आईपीएल की करंट फाइनेंशियल स्केल, उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो अभी आपने टीम की वैल्यूएशन देखी होगी, 15,000 से 16,000 करोड़ के बीच एक एक टीम की वैल्यू है। हर एक मैच की वैल्यू लगभग 100 करोड़ की होती है। 2023 से 2027 तक के राइट लगभग 48,390 करोड़ में गए, और आज बीसीसीआई का बैंक अकाउंट 20,000 करोड़ से ज्यादा से लबालब है। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि टीमों को क्या मिलता है और बीसीसीआई को क्या मिलता है। लगभग 50 से 60% का ओवरऑल रेवेन्यू टीम्स को जाता है, और 40 से 50% का ओवरऑल रेवेन्यू बीसीसीआई को जाता है। बहुत ध्यान से समझना। इसी बीच यदि कोई भी टीम बिकी तो जिस वैल्यू पर टीम बिकेगी उसका 5% बीसीसीआई को मिलता है। मतलब भाई साहब, अभी आरसीबी बिकी, उसी दिन बीसीसीआई 800 करोड़ रुपए से अमीर हो गया। तो ये है रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल। आईपीएल का सबसे बड़ा काला सच आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा ये समझते हैं कि मामला क्या है। आखिर इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, इतने बड़े बड़े उद्योगपति, उनके परिवार, इतने सारे खिलाड़ी 1-2 महीने तक क्यों डटे रहते हैं आखिर इसमें, जबकि इसमें पैसा सामने में ज्यादा नहीं है। आप यदि प्राइज मनी को ध्यान से देखो तो 20 करोड़ रुपया जीतने वाले को मिलता है, 12 करोड़ रुपया रनर अप को मिलता है। अब इतने बड़े बड़े तोप की नाल यार, इनके तो एक एडवर्टीजमेंट के इतने पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हारने वाले को भी पैसा मिलता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया राइट्स शुरू में तय हो जाते हैं, मीडिया राइट्स की शेयरिंग आ जाती है, अलग अलग स्पॉन्सरशिप की शेयरिंग आ जाती है, लोकल एंटरटेनमेंट, लोकल स्पॉन्सरशिप की शेयरिंग आ जाती है। तो सारा पैसा शुरू में ही अंदर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा नहीं है। शुरू में टीमें मिल रही थी 300-400 करोड़ में, बहुत सारे लोगों को तब महंगी लग रही थी, ड्रामेबाजी लग रही थी, सबको लग रहा था कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। जो दूरदृष्टा थे, जिनको पता था क्रिकेट ही इस देश का धर्म है, उन्होंने थोड़ा बहुत रिस्क लिया। उनका 300-400 करोड़ आज 15,000 से 16,700 करोड़ के बीच पहुंच गया। ये एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट था। ये बिल्कुल वैसे इन्वेस्टमेंट था कि कोई स्टार्टअप में आपने सही समय पे पैसा लगा दिया। ये वैसे इन्वेस्टमेंट था कि कोई स्टॉक को आपने बॉटम में खरीद लिया, जब लॉन्च हुआ तब खरीद लिया और एक समय में खूब एप्रिसिएशन में बेचा। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, ये 10-15 साल की तपस्या है।
अभी आदित्य बिरला ग्रुप ने 15,000 करोड़ प्लस में फ्रेंचाइजी को खरीदा। अब इसका वैल्यूएशन कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बाद की बात है। डायरेक्ट बेनिफिट आपको बता रहा हूं जो किसी को नजर नहीं आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना। आदित्य बिरला ग्रुप हर सेक्टर, आप मेटल ले लीजिए, आप रियल एस्टेट ले लीजिए, आप फाइनेंस ले लीजिए, आप रिटेल ले लीजिए, आप सीमेंट ले लीजिए, आप एक्चुअली हिंदुस्तान में कोई सेक्टर ऐसा ढूंढ ही नहीं सकते जहां बिरला ग्रुप ना हो। तो बिरला साहब ने देखा इतने सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऑलरेडी टीवी एड में, ऑलरेडी प्रिंट एड में, जो कि सबको पता है कि एड है, वहां पर मैं हजारों करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं टीम ले लूं। इतने बड़े देश में कोई कुछ और देखे ना देखे, आधा हिंदुस्तान टीवी पर देखेगा और जाने अनजाने पूरे आदित्य बिरला ग्रुप के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होगी, खिलाड़ियों से कंपेनियनशिप होगी, दुनिया जहान की नेटवर्किंग होगी और देश के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म से देश की सबसे बड़ी जनता के साथ आप डायरेक्ट हर दिन संपर्क में रहेंगे। तो रुकिए, ये 16,000 करोड़ एक्चुअली मीडिया इन्वेस्टमेंट, ये 16,000 करोड़ एक्चुअली नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट है, ये 16,000 करोड़ एक्चुअली ब्रांड का इन्वेस्टमेंट है, ये 16,000 करोड़ हर दिन देश की 50 करोड़ जनता के साथ सीधा इंटरेक्ट करने का इन्वेस्टमेंट है। इसके प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में मत पड़ो। ये वैल्यूएशन ना भी बढ़े तो आदित्य बिरला ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई इन सब की मार्केटिंग में बहुत तगड़ा पैसा लग रहा है, जबकि जितनी जगह मैचेस होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग इन कंपनियों की होती रहती है। आपको इतना फेस वैल्यू मिलता है कि आप हजारों करोड़ देकर भी उस फेस वैल्यू को आप नहीं खरीद सकते। इतने खिलाड़ियों की आपको क्लोज कंपेनियनशिप मिलती है, जिनको एक एक बार एड में लाने के लिए आपको 10-10, 15-15 और 20-20 करोड़ देने पड़ते हैं, और ये खिलाड़ी आपको मालिक की तरह सलाम ठोकते हैं। आप लोगों ने भी वो विवादास्पद सीन देखा होगा जब संजीव गोयनका जी केएल राहुल को डांट रहे थे, पूरे देश में चर्चा हुई थी मानो कोई कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय को डांट रहा हो। तो ये जो खिलाड़ी बाहर बहुत बड़े बड़े शेयर बनते हैं, जब ये फ्रेंचाइजी के अंदर आते तो पूरी तरीके से फ्रेंचाइजी के दबाव में होते हैं। यदि एक बार आपने साइन कर दिया, उसके बाद कोई भी कारण से आपने नाटक किया, फ्रेंचाइज छोड़ने की सोची, 2 साल के लिए आप बैन कर दिए जाओगे। तो एक तरीके से यदि आप सिस्टम के अंदर आ गए हैं तो फिर आपको फ्रेंचाइज ओनर को सलाम ठोकना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, यदि फ्रेंचाइज ये चाह लेना आपको नहीं लेंगे, आपकी ऐसी बेइज्जती होगी कि आप सोच नहीं सकते। आप ऑक्शन में साइड में खड़े रह जाएंगे और एक भी फ्रेंचाइज आपके लिए बिड नहीं करेगी। तो एक तरीके से खिलाड़ी पूरी तरीके से फ्रेंचाइज से दबा हुआ है। अब हम उस सबसे बड़े काले सच पर आते हैं। क्रिकेट तो महज सामने का मुखौटा है। ये तो अभी भारत सरकार ने बेटिंग को लीगल नहीं किया। यदि बेटिंग लीगल हो जाए ना तो आईपीएल की वैल्यू से सैकड़ों गुना हर आईपीएल में बेटिंग की वैल्यू होगी। चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक चलते हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट की मार्च 2026 की रिपोर्ट एक बात कहती है कि इस साल बेटिंग इंडस्ट्री लगभग $15 बिलियन को क्रॉस कर सकती है। कुछ और रिपोर्ट्स कहती हैं बेटिंग इंडस्ट्री $100 बिलियन की है, और ये इंडिया में भी चलती है, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में चलती है, सैकड़ों हजारों ऑफशोर अकाउंट्स के माध्यम से चलती है। इसकी एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है। और कुछ लोग तो दबे छुपे ये भी बात कहते हैं कि टीमों के मालिक काफी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें बहुत बड़ा पैसा बनता है। अरे एक मैच जीते या हारे उससे क्या फर्क पड़ता है, यदि उसी मैच की बेटिंग से 1000 करोड़ आ जाए तो। और बेटिंग क्या क्या चीज पे नहीं होती, पहली बॉल कौन डालेगा, पहली बॉल पे रन कितना बढ़ेगा, कैच आउट कौन होगा, उससे भी बुरा कैच कौन छोड़ेगा, स्टंपिंग कौन छोड़ेगा। और बेटिंग वहां तक जाती है कि मैदान में फ्लाइंग किस कौन देगा। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे मैच का ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता जिस पर बैटिंग नहीं होती। सिर्फ रिजल्ट पे नहीं, बॉल दर बॉल बैटिंग होती है। और मैच की तो छोड़ो, मैच शुरू होने के पहले टॉस को कौन जीतेगा बैटिंग उस पर भी होती है। और $100 बिलियन की बैटिंग इकोनॉमी, यही आईपीएल का सबसे बड़ा सच है। जो सामने आईपीएल दिख रहा है 50,000 1 लाख करोड़ का, इतना सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बैटिंग ऑपरेट कैसी होती है। भाई कुछ भी फिजिकल नहीं होता।
फिजिकल का जमाना गया, ये सब का सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। मिरर वेबसाइट्स बनाई जाती, म्यूल अकाउंट्स के थ्रू पैसे रूट होते हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नेटवर्क, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ मैनिपुलेशन, इंस्टाग्राम के रेफरल इकोसिस्टम, ये सब कुछ ईडी से बचकर ऑपरेट होता है। लेकिन एक और बड़ा सच है, क्या ये सब ईडी से बचकर ऑपरेट हो सकता है? क्या वाकई $100 बिलियन का गेम इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की नजर में ना आए, ऐसा संभव है? तो कुछ आर्टिकल्स ये कहते हैं कि बहुत बड़ा पैसा देश की एजेंसियों को जाता है, बहुत बड़ा पैसा देश के नेताओं को जाता है, और ये एक तरीके का ओपन सीक्रेट है जिसमें सब बैठ के फल खा रहे हैं, लेकिन सब की आंखें बंद हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी तो चुप नहीं बैठ सकती, थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ेगा। जैसे शहर में बड़े बड़े क्राइम होते हैं तो कुछ 2-4 लोगों को दबोच के दिखाना पड़ता है, देखो हमने अरेस्ट कर लिया। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल पकड़ा गया, जिसमें आरआर और सीएसके दोनों सस्पेंड हुए। वहां से थोड़ा बहुत भय बैठा, लेकिन ये पैरेलल नेटवर्क जो है ना, लीगल नेटवर्क से ज्यादा तगड़ा होता है। ये जो ब्लैक का नेटवर्क होता है ना, इसमें व्हाइट के नेटवर्क से ज्यादा ईमानदारी होती है, ज्यादा कमिटमेंट होता है और ज्यादा पंक्चुअलिटी होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, जितना सरकार और एजेंसीज इनको रोकने की कोशिश करती है, नियम तोड़ने वाले हमेशा नियम बनाने वालों से ज्यादा तेज होते हैं। आप इस बात से अंदाज लगाओ कि मार्च 2026 तक लगभग 8,400 वेबसाइट और ऐप बंद किए गए जो इलीगल बेटिंग करा रहे थे। अरे 300 को तो एक झटके में बंद किया गया। मतलब आप सोचिए, हजारों वेबसाइट ऑपरेट हो गई और हजारों तक पहुंचने के पहले तक भी एजेंसी को पता नहीं चला, और जब तक एजेंसी इनको ढूंढ ढांड के बंद करेगी, वो 8,400 तो छोड़ो, 84,000 और पैदा हो जाए। तो अंत में समरी क्या है? जितने भी लोग इसको क्रिकेट का खेल समझ रहे हैं, उसको छोटा 5% की जगह दीजिए, इसके बिजनेस मॉडल को समझिए। इसमें बहुत सारे लेसन है, कैसे एक व्यक्ति अपने दम से एक इतने बड़े बिजनेस मॉडल को खड़ा करता है और उसके बाद कुछ अपनी अनवांटेड हरकतों की वजह से अपने सिस्टम से निकाल दिया जाता है। लोगों को लगता है कि सामने जो गेम हो रहा है 20 करोड़ की प्राइज मनी, ये सारा तामझाम उसके लिए है, लेकिन असलियत में सारा तामझाम बहुत बड़ी मार्केटिंग की एक्सरसाइज है और बहुत बड़ी इलीगल बेटिंग का गेम है। और ये मोनोपोली कभी ना टूटे, इसके लिए बीसीसीआई ने ऐसे तगड़े नियम बना के रखे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दूसरी लीग पैदा भी नहीं हो सकती। आज के इस उज्जवल पाटनी शो में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगली बार जब अपने सोफे पर यूं फैल कर क्रिकेट देखें तो वो चौके छक्के पे ज्यादा प्रभावित ना हो, असली गेम उसके पीछे चल रहा है, क्योंकि चौका तो एक पड़ा है, लेकिन उस चौके पे 400 करोड़ का कहीं और फैसला हो गया है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।